हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एस के जॉब इन्फो में स्वागत करता हूं साथियों। जैसा कि आप देख रहे हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड ने डिफरेंट पदों पर वैकेंसीज निकाली हुई हैं, जिसमें आपके नाविक जनरल ड्यूटी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच और यांत्रिक पदों पर वैकेंसीज आई हुई हैं। दोस्तों, ये सारी जो वैकेंसीज हैं 300 से ज़्यादा पदों पर वैकेंसीज हैं साथियों। और ये जो इनका प्रोसीजर है, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाले हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और इसके लिए पीईटी कब होगा, पीईटी में क्या क्या होगा और पेपर पैटर्न कैसा होगा, इन सभी के बारे में दोस्तों हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको ये सभी जानकारी आपको आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों, हम आपको एक बार बता देते हैं, इसका जो आपका यांत्रिक का जो पेपर है, ये पेपर हम 2017 और 18 में 2 बार क्वालिफाई कर भी चुके हैं और मेरा मेडिकल में अनफिट होने की वजह से मुझे डिस्क्वालीफाई किया गया था साथियों। तो ये मेरा इसमें पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। और अब हम बात करने वाले हैं इसकी थोड़ी सी शुरुआत करते हैं, फॉर्म कब से स्टार्ट है इसके बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं सामने, जो 2023 का ये बैच है और इसकी जो डेट, फॉर्म की जो डेट है साथियों, वो है आपकी 8 सितंबर 2022 से शुरुआत होगी और 22 सितंबर 2022 तक ये फॉर्म चलने वाले हैं। यानी कि आप 8 सितंबर से लेकर के 22 सितंबर तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है इसके लिए। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले बता देता हूँ आपको कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, जो पदों के साथ साथ हम बात करेंगे। जैसे कि नाविक जनरल ड्यूटी यानी नाविक जीडी की जो क्वालिफिकेशन है दोस्तों, वो है कि आपके पास 10+2 होना चाहिए, यानी आपके पास 12वीं होनी चाहिए। आपने भारत सरकार के किसी भी बोर्ड से आपने 12वीं किया है, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे वो सीयूएसई, कोई सा भी बोर्ड हो सकता है दोस्तों, कहीं से भी किया है, लेकिन आपके पास 12वीं पास होना चाहिए। और 12वीं में आपके पास मैथ होना चाहिए और आपके पास फिजिक्स होना चाहिए एक सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, तो ये दो सब्जेक्ट हैं। अगर इन सब्जेक्टों में अगर आपने इंटर किया है, 12वीं किया है, तो आप नाविक जीडी का फॉर्म डाल सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ दिया है, यानी मैथ और फिजिक्स। अब बात कर लेते हैं दोस्तों नाविक डीबी के बारे में, यानी डोमेस्टिक ब्रांच के बारे में। तो आपके पास अगर हाई स्कूल है, अगर आपने भारत सरकार के किसी भी बोर्ड से हाई स्कूल कर रखा है, 10वीं पास कर रखा है, तो आप नाविक डोमेस्टिक ब्रांच का एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं इसके बाद हम यांत्रिक के बारे में। तो यांत्रिक का जो फॉर्म दोस्तों, इसमें 3 ब्रांचों में लिया गया है। इसमें आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, यानी ईई है, और अगला है आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग से भी है इसमें, और आपका एक है इलेक्ट्रॉनिक्स से है। यानी 3 ब्रांचों में अगर आपने कोई भी डिप्लोमा ले रखा है पॉलिटेक्निक से, जो आपको AICTE, जो आपका ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, इससे अगर आपने इससे मान्यता प्राप्त कोई भी डिप्लोमा किया है जो आपका 3 ईयर का है या 4 ईयर का है, तो आप इसके लिए यांत्रिक का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और हम आपको स्पेशल ब्रांचों के बारे में बात करते हैं, कौन कौन सी ब्रांच वाले लोग इसमें अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पे एक दूसरी बात और दे रखी है कि अगर आपने हाई स्कूल कर रखा है और 12वीं भी कर रखी है और आपने 2 से 3 ईयर का भी कोई डिप्लोमा किया हुआ है, जैसा कि आप अभी देख रहे थे थोड़ी देर पहले, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 से 4 साल का डिप्लोमा बताया गया है, लेकिन यहाँ पे 2 से 3 ईयर का डिप्लोमा के बारे में बात करी गई है। दोनों बातें हैं यहाँ पे। अगर आपने 2 से 3 ईयर का भी किया हुआ है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और 3 से 4 ईयर का किया है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। शर्त यह है कि वो आपका AICTE से मान्य होना चाहिए। तो दोस्तों, चलता हूँ अगली ब्रांचों के बारे में, कौन कौन ब्रांच वाले अप्लाई कर सकते हैं यांत्रिक का फॉर्म। तो आप जो आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कैडर होगा, उसमें आपके इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सिस्टम में अगर आपका डिप्लोमा है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आपके पास डिप्लोमा है, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में भी है आपके पास, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है, तब भी आप इलेक्ट्रिकल कैडर में अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ही डिप्लोमा है, तब भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर में भी अगर है डिप्लोमा, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री कंट्रोल में है, तब भी आप कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में है, तब भी आप कर सकते हैं। या इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम इंजीनियरिंग में, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर आपको मैकेनिकल की कैडर में भी दिया हुआ है दोस्तों, मरीन इंजीनियरिंग है, मरीन इंजीनियरिंग एंड सिस्टम है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन भी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, शिप बिल्डिंग इंजीनियर, इनमें से कोई भी डिप्लोमा है आपके पास किसी भी ब्रांच में, तो आप
अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन, रेडियो, पावर एंड इंजीनियरिंग में। तो इस वाले कैडर में आपके पास एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स फाइबर ऑप्टिक्स में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। एक बात हम यहाँ साफ कर देते हैं कि अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है और आपके पास बीटेक है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता देता हूँ। चाहिए अगर आपका डिप्लोमा का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, चाहे बेशक आपके पास बीटेक क्यों ना हो। मैं आपको ये स्पष्ट बता देता हूँ, ये कोस्ट गार्ड की खास बात है। डिप्लोमा है आपके पास तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, बीटेक वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं, या अदर कोई इंजीनियरिंग डिग्री वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एज लिमिट के बारे में, थोड़ी सी इसकी एज क्या रहने वाली है, एज का क्राइटेरिया। तो एज जो रहेगी दोस्तों, इसमें क्या है 18 से 22 वर्ष वाले उम्र के जो कैंडिडेट हैं वो लिए जाते हैं दोस्तों। और इसमें यहाँ पे दे भी रखा है 1 मई 2001 से लेकर के 30 अप्रैल 2005 तक जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है। एससी और एसटी के लिए जो एज रिलैक्सेशन होता है दोस्तों 5 साल का होता है, और ओबीसी का वहीं पे एज रिलैक्सेशन होता है नॉन क्रिमिनल ईयर में, वो होता है आपका 3 ईयर का होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पोस्टों के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। पोस्ट कितनी है कि नाविक जनरल ड्यूटी वाले में जनरल कैटेगरी में 87 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस की 23 पोस्ट हैं, ओबीसी की 48 पोस्ट हैं, एसटी की 32 पोस्ट हैं, जबकि एससी की 35 है। टोटल मिलाकर के देखा जाता है तो नाविक जीडी में 225 पोस्ट हैं। वहीं पर नाविक डोमेस्टिक ब्रांच में अगर 40 पोस्ट हैं, यांत्रिक मैकेनिकल की 16 पोस्ट हैं, यांत्रिक इलेक्ट्रिकल की 10 पोस्ट हैं, यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स की 9 पोस्ट हैं। थोड़ा सा सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है दोस्तों, इसका बहुत ही फास्ट सिलेक्शन प्रोसीजर है दोस्तों। उसी दिन आपका डीवी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, 1-2 घंटे में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। अगले ही चरण में आपका पेपर होता है दोस्तों, और पेपर होने के तुरंत बाद ही आपका वहीं पर पेपर में जो लोग क्वालिफाइड हो जाते हैं वो लोग तुरंत ही उनका वहीं पे मेडिकल करा दिया जाता है दोस्तों, तुरंत ही मेडिकल करा दिया जाता है। मेडिकल होने के बाद जो लोग मेडिकल में भी क्वालिफाई हो जाते हैं उन लोगों के लिए उन लोगों की मेरिट जो होती है वो लगती है 1 महीने के बाद, ठीक है। और ये मेरिट का जो समय होता है वो दोस्तों जनवरी के टाइम में, जनवरी के मंथ में होता है। यानी जनवरी के मंथ में आप लोगों की मेरिट लग जाती है और फरवरी में आप चिल्का में आपको पोस्टिंग हो जाती है, जहाँ पे आप बेसिक ट्रेनिंग करते हैं। फिटनेस टेस्ट कैसा होने वाला है, तो फिटनेस टेस्ट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं, डॉक्यूमेंट डीवी क्वालिफाई कर लेते हैं और पेपर पास कर लेते हैं, तो वहीं पर आपका क्या होता है तुरंत ही पीटी करा दिया जाता है, फिजिकल टेस्ट करा लिया जाता है, जिसके अंदर आपको 1.7 किलोमीटर की दौड़ जो होती है वो कंप्लीट करनी होती है 7 मिनट के अंतर्गत। उसके बाद 20 आपको उठक बैठक लगानी पड़ती हैं और 10 आपको दंड बैठक लगानी पड़ती है, पुशअप्स लगानी पड़ती हैं। ये इतना सिंपल होता है और बहुत ही आसान होता है दोस्तों। ये उन लोगों का होता है जो आपको क्वालिफाई कर लेते हैं पेपर को। जब टेस्ट पेपर क्वालिफाई होता है उसके बाद ये आपका पीईटी कराया जाता है। अगर इसमें भी क्वालिफाई होते हैं तो आपका वहाँ पे तुरंत ही मेडिकल करा दिया जाता है। अगर मेडिकल में आप क्वालिफाई हो जाते हैं या डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, आपको लेटर दे दिया जाता है वहाँ पर, और उस लेटर को जाकर के आप दोबारा से मेडिकल करा सकते हैं 1 महीने के अंदर। और जैसे आप क्वालिफाई होंगे उसके बाद आपकी मेरिट लगती है, और मेरिट लगने के बाद तुरंत ही आपको पोस्टिंग के लिए पोस्टिंग कर दी जाती है आपकी बेसिक ट्रेनिंग के लिए, और आपकी बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट कर दी जाती है। बहुत ही सिलेक्शन इसका प्रोसीजर जो है वो फास्ट है दोस्तों। आपको 3 से 4 महीने के अंदर, मंथ के अंदर अंदर आपको जॉब मिल जाती है इस यांत्रिक कोस्ट गार्ड की। आपके पास जो है आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपके पास या तो आधार कार्ड होना चाहिए, या पैन कार्ड होना चाहिए, या वोटर कार्ड होना चाहिए, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट। इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। एक तो पहली बात ये हो गई है। दूसरी बात ये है आपको डेट ऑफ बर्थ को मतलब कंफर्म करने के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो इसके लिए आपको हाई स्कूल का सर्टिफिकेट होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। हाई स्कूल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप 12वीं से फॉर्म भरते हैं तो 12वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप यांत्रिक का फॉर्म भरते हैं यांत्रिक का, तो हम आपको पूर्ण रूप से बता देते हैं आप यांत्रिक का फॉर्म जब भी भरें जब आपके पास कोई प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो, प्रोविजनल हो, या फिर प्रोविजनल अगर नहीं है आपके पास तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है डिप्लोमा के,
तो आप इसमें अप्लाई ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वहाँ पे तुरंत ही सर्टिफिकेट ये लोग लेते हैं, या तो प्रोविजनल लेते हैं। अगर आप प्रोविजनल देते हैं तो 6 मंथ के अंदर आपको ओरिजिनल देना पड़ता है। अगर आप ओरिजिनल देते हैं तो कोई बात ही नहीं है। फिर SC ST कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो आपको SC ST कैटेगरी का सर्टिफिकेट देना होगा, ठीक है। अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको OBC कैटेगरी का भारत सरकार का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। अगर EWS से बिलोंग करते हैं तो EWS कैटेगरी का बनवाना पड़ेगा, ठीक है। 10th की मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, एडिशनल डॉक्यूमेंट, बाकी और भी कुछ नहीं लगता है दोस्तों, बस इतनी सारे डॉक्यूमेंट हैं जो आपके वहाँ पर लगते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो में एक नई सूचना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान।